फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि पीयूष अपनी एक दोस्त आंसू को नरेश जी के घर भेज देता है ताकि वो रागिनी को आगे की पढ़ाई के लिए गाइड कर सके, और खुद अपने दोस्त विनय सिन्हा के पास दिल्ली चला जाता है, जहां दोनों मिलकर मीनू को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। अब दोनों को कामयाबी मिलेगी कि नहीं, वो हम जानेंगे आज के भाग में। इधर मीनू पीयूष के बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। वहां रागिनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होती जा रही थी, पर वह केतन को अभी भी भुला नहीं पा रही थी। रागिनी जब भी अकेली होती, केतन की याद में आंसू बहाने लगती थी, पर अपने माँ बाप के सामने खुश रहने की कोशिश करती थी। रागिनी बेटा, बहुत रात हो गई है, अब आराम कर ले बच्चा, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। नहीं माँ, एग्ज़ाम पास में है, मुझे पढ़ने दो। पर बेटा, इस नन्ही जान का भी तो ध्यान रखना है ना, अगर कहीं तू बीमार पड़ गई तो। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। तब तक नरेश जी भी आ जाते हैं। क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को, पढ़ने दो उसे। सुबह देर तक सोने देना, जगाना ही मत। कौन सा उसे कॉलेज जाना है। ये हुई ना बात पापा। तभी पीछे से गोलू आकर कहता है, हाँ पापा, समझाइए माँ को, मुझे भी ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दो जहाँ स्कूल नहीं जाना पड़े। मैं भी मज़े से घर पर बैठकर पढ़ लिया करूँगा। ये रोज़ रोज़ स्कूल जाना बहुत बोरिंग है ना दीदी। गोलू की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बेटा जी, तुम्हें तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल क्या, तुमको तो कॉलेज भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर जो बनना है तुम्हें, है ना रागिनी बेटा। गोलू मुंह बनाकर कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे समय बीतता गया। केतन से अलग हुए आज उसे 7 महीने होने को आए थे। गायत्री जी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। हाँ, अब वो उठकर बैठ लेती थी, पर ना तो चल पाती थी ना ही बोल पाती थी। बस टूटे फूटे शब्द मुंह से निकलते थे। डॉक्टर अंकल, अब माँ पहले से काफ़ी ठीक है, पर मुझे उनके बोलने और चलने का बेसब्री से इंतज़ार है। कब माँ फिर से मुझे बेटा कहकर बुलाए, पता नहीं कितना समय और लगेगा। चिंता मत करो केतन, अभी इतना सुधार हुआ, आगे और होगा। जल्दी गायत्री जी बोलेंगी भी और अपने पैरों पर चलेंगी भी। धन्यवाद अंकल जी, बस इसी तरह से उनका ध्यान रखो, समय पर दवा देते रहो और इन्हें ऐसे ही खुश रखने की कोशिश करते रहो। गायत्री जी की छोटी बहन बिमला पूरे मन से अपनी बहन की सेवा कर रही थी। हल्की फुल्की हंसी मजाक कर अपनी बहन को खुश करने की कोशिश करती रहती थी। बिमला के आ जाने से गायत्री जी का अकेलापन काफ़ी हद तक दूर हो गया था। केतन बेटा, अब तो तू जल्दी से बहू ले आ। कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी जिएगा, और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है। क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख दीदी, तुझे अकेले देखकर दुखी हो रही है। तेरी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर देखना दीदी कितनी जल्दी ठीक होती हैं। हाँ मौसी जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर फिर सोचता हूँ पहले माँ पूरी तरह से ठीक हो जाए और वो अपने हाथों से आशीर्वाद दें, फिर मैं अपना घर बसाऊँ, है ना माँ। गायत्री जी भी हाँ में गर्दन हिला देती हैं। वो भी नहीं चाह रही थी केतन सच जाने बगैर शादी करे। देखा मौसी जी, माँ मना कर रही हैं। माँ अब चिंता ना करो, जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर गायत्री जी गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती हैं। जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैं भी चली आराम करने। दीदी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना रीटा। जी मैम, आप अब आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ। केतन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब मीनू केतन से मिलने कम ही आती थी। केतन ही रोज कभी फ़ोन तो कभी डिनर तो कभी लंच के बहाने मीनू से मिलता और बातें करता था। आज दोनों शाम के समय इंडिया गेट पर घूम रहे थे। मीनू, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो ना केतन, मैं तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी। तुम आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो, ना तुम पहले की तरह मिलने आती हो, और जब मिलती भी हो तो पहले जैसा क्रश नहीं दिखाई देता। कोई बात खराब लगी है क्या, किसी बात से नाराज़ हो? अरे नहीं नहीं केतन, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया। मैं तो बस दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ, कब आंटी ठीक होंगी। हमारी शादी तो तभी होगी जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो।
बस यही सब बातें परेशान करती हैं। ऊपर से बिजनेस में कितने टेंशन होते हैं, तुम्हें तो पता ही है। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मीनू के झूठ में फंसा केतन मीनू के सच को समझ नहीं पा रहा था। केतन मीनू को अपने गले से लगा लेता है। तभी मीनू की निगाह सामने से आ रहे विनय पर पड़ती है। उसे देख मीनू घबरा जाती है। ओ माय गॉड विनय, कहीं मुझे केतन के साथ ना देख ले। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। केतन, मेरी मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे 2-3 दिन के लिए वहाँ जाना है। अब मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी ही मिलते हैं। मीनू तेजी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो वहाँ से केतन के जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही केतन की गाड़ी वहाँ से निकली, वैसे ही मीनू गाड़ी घुमाकर विनय के पास पहुँच गई। हाय विनय, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मीनू, तुम यहाँ कैसे? मैं एक ज़रूरी काम से जा रही थी, तुम्हें देखा तो मिलने आ गई। आज रात को डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, तो फिर डिनर पक्का। अभी मुझे बहुत जल्दी है, चलती हूँ विनय। पीयूष, आज मीनू मुझे डिनर पर बुला रही है। क्या करना है अब? आज तू उसे शादी के लिए प्रपोज कर दे। क्या तुझे पता है तू क्या कह रहा है? पता है, बस अब जल्दी ही तेरा काम पूरा होने वाला है। रात को मीनू और विनय डिनर के लिए मिलते हैं। मीनू ने विनय को इम्प्रेस करने के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया था। वाह, नाइस अरेंजमेंट। थैंक्स मीनू, खुश कर दिया यार तूने। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो विनय, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? बोल दूं? हाँ बोलो विनय, मैं जानना चाहती हूँ। विनय आगे बढ़कर घुटने के बल बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर, विल यू मैरी मी मीनू? मीनू को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। मीनू कुछ क्षण के लिए कुछ बोल ना सकी, जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सॉरी यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल गया। तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, पर सच में पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम पहली लड़की हो जिसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। सच कह रहे हो विनय? हाँ मीनू। ओ विनय, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मीनू विनय के गले लग जाती है। पीयूष का निशाना सही लगा। अब मीनू केतन से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगी। इधर रागिनी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। जैसे जैसे ड्यू डेट पास आ रही थी, रागिनी केतन के लिए दुखी हो रही थी। केतन, बस कुछ दिन बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। काश इस समय तुम मेरे साथ होते। पर कैसे होते? तुम पर तो मीनू का जादू छाया हुआ है, तभी तो तुमने वो देखा जो झूठ था। शायद मेरे बच्चे के नसीब में उसके पिता का प्यार नहीं है। केतन, केतन बेटा देखो, दीदी बोलने लगी। पता नहीं मीनू मीनू कर रही है, समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रही है। क्या सच्ची मौसी जी, माँ ने बात की आपसे? केतन दौड़कर माँ के पास आता है। माँ बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। माँ क्या हुआ? रीटा माँ। सब ठीक है सर, मैंने चेक कर लिया है। मैम कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, ये अच्छा संकेत है कि जल्दी वो बोलने लगेंगी। बोलो माँ, आपको मीनू से मिलना है। पर गायत्री जी 1-2 बार मीनू बोलकर चुप हो गई। माँ बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। गायत्री जी नम आंखें लिए मन महसूस कर रह गई। वो केतन को रागिनी की सच्चाई और मीनू का झूठ बताना चाहती थी, जो वो कहने में असमर्थ हो रही थी। केतन ने खुश होकर मीनू को फ़ोन लगाया। हाय केतन, कैसे फ़ोन किया? पहले ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं मुंबई में हूँ, कहो ना क्या हुआ है? मीनू, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज माँ ने कितने दिनों के बाद कुछ शब्द बोले, और पता है वो शब्द क्या थे? उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। वाह केतन, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी ही वापस आकर तुमसे और आंटी से मिलती हूँ। मीनू झूठ बोलकर फ़ोन काट देती है। विनय के यहाँ पीयूष और विनय बैठे बातें कर रहे थे। यार कब खत्म करेगा ये सब? तुझे पता है अगले हफ्ते मोम डैड आ रही हैं। वो तो भैया ने 1 महीने और रोक लिया था, वरना मैं ये सब नहीं कर पाता। अब बात आगे बढ़े उससे पहले ये सब रोक दे, खत्म कर दे सब। अगर वो मेरे घर तक आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। यार बस 1-2 दिन दे दे, सिर्फ 1-2 दिन, इससे ज़्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। पीयूष बहुत टेंशन में आ गया था। सुबह इसी उधेड़-बुन में वो जिम पहुंच जाता है। मीनू केतन से बात कर रही होती है। केतन, बस 2 दिन का काम है मुंबई में,
मैं जैसे ही दिल्ली आती हूँ सीधा तुमसे मिलने आऊंगी। पीयूष को देखते ही, अरे रोहन रुको, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैम। पीयूष मीनू के पास जाकर बैठ गया। रोहन, तुम विनय के दोस्त हो, इसीलिए मेरे भी खास हो। तुम्हें पता है कल विनय ने मुझे प्रपोज किया है। मुस्कुराते हुए मीनू बोली। अरे वाह मैम, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो स्पेशल पार्टी होनी चाहिए। क्या ख्याल है मैम? ख्याल तो अच्छा है, पार्टी की तैयारी तुम्हारे जिम्मे, पर पार्टी कहाँ रखे ये समझ नहीं आ रहा। मैम समझना क्या है, पर्सनल पार्टी है तो आपके घर पर रखिए। वाओ ग्रेट, तो तय रहा ये काम तुम्हारे जिम्मे। ये लो मेरे घर की चाबी, आज तुम्हारी छुट्टी, शाम तक सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए। जी मैम, समझो काम हो गया। पीयूष ने सारे अरेंजमेंट कर दिए। शाम को पार्टी अपने शबाब पर थी। पीयूष नरेश जी को फ़ोन करता है। अंकल, केतन का नंबर होगा आपके पास? मुझे कुछ काम है। नरेश जी से नंबर लेकर पीयूष ने केतन को फ़ोन लगा दिया। हेलो केतन सक्सेना। हाँ जी, आप कौन? आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जिस मीनू के साथ आप जिंदगी के हसीन सपने बुन रहे हो वो आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब? कौन हो तुम? मीनू के बारे में कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी ज़िंदगी में मतलब रखिए। अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो आज और अभी मीनू के घर जाकर देखिए, सच झूठ आपको पता चल जाएगा। मीनू मुंबई में नहीं, यहीं दिल्ली में है और अपने नए शिकार के साथ मज़े कर रही है। ये सुनते ही केतन के तन बदन में आग लग गई। केतन उसी समय मीनू के घर के लिए निकल गया। वहां जाकर केतन देखता है तो मीनू के घर में पार्टी चल रही थी। मीनू, विनय, पीयूष और मीनू के कुछ दोस्त डांस करके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। केतन जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है। ये म्यूजिक किसने बंद किया? मीनू गुस्से में चिल्लाकर बोली। मैंने किया। केतन मीनू के सामने जाकर बोला। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुंबई में थी, 2 दिन बाद आने वाली थी। झूठ बोला मुझसे। क्यों? मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो, तो ये कारण था। तब तक विनय आ जाता है। मीनू, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ये वही है ना जो उस दिन होटल में था। ये यहाँ इस तरह से पार्टी में आकर हंगामा क्यों कर रहा है? विनय, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम प्लीज पार्टी एंजॉय करो। पीयूष केतन को देखते ही छुप गया था। क्यों? सुनने दो ना उसे भी। तुम्हारी करतूतें, तुम्हारी जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले मेरी जिंदगी में आकर रागिनी और मेरे संबंध खराब किए, अब किसी और का दामन थाम लिया। मीनू भी केतन की बातों से गुस्से में आ गई थी। मेरे जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, तुमने खुद अपनी जिंदगी खराब की है। तुमसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी खराब करूंगी, ये कैसे सोच लिया? तुम मेरी झूठी बातों में आकर अपनी पत्नी को छोड़ बैठे हो। गलत तुम हो केतन, मैं नहीं। मेरी तो ये आदत है, कोई मुझे नीचा दिखाए तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। तुम्हारी माँ और तुम बहुत तारीफ करते थे ना रागिनी की। रागिनी ये, रागिनी वो, और मुझे इग्नोर। हटा दिया मैंने उसे रास्ते से। अब अगर मैंने विनय से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने मुझसे रागिनी के बारे में सब झूठ कहा और मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीनू, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मीनू, ये केतन क्या कह रहा है? विनय बीच में आकर बोला। और ये रागिनी कौन है? रागिनी केतन की वाइफ का नाम है। मैं सिर्फ इसकी दोस्ती चाहती थी और ये जब देखो मेरी लाइफ मेरी वाइफ करता रहता था। इसके मॉम डैड भी मुझे नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते थे। बस मैंने भी उस रागिनी नाम के कांटे को निकालने के लिए इसके दिमाग में शक के कीड़े डाल दिए और ये बेवकूफ़ सब सच मान बैठा। मीनू, मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझकर अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की निकलोगी ये मैंने नहीं सोचा था। केतन बोला। मैंने भी नहीं सोचा था, विनय बीच में आकर बोला। सॉरी मीनू, पर मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझकर शादी के लिए प्रपोज किया था, पर जो लड़की अपनी जिद में आकर किसी भोले भाले इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला मैं तो नहीं कर सकता। विनय, तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो तुम केतन से भी करती थी ना मीनू? केतन यही कहा था मीनू ने तुमसे? हाँ, 4 दिन पहले इसे मुझसे शादी करनी थी, अब तुमसे। ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती। ये कहकर केतन वहाँ से चला गया।
केतन के जाते ही पीयूष बोला, विनय ये लड़की तेरे लायक नहीं है यार, तू गलत लड़की से दिल लगा बैठा है। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। हाँ रोहन तू सही कह रहा है, मैंने गलत लड़की से प्यार करने की भूल कर दी। विनय प्लीज तुम तो ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। रोहन तुम समझाओ विनय को। सॉरी मीनू मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद रागिनी भी कुछ ऐसे ही तड़पी होगी। रागिनी? तुम रागिनी को कैसे जानते हो? मीनू ने चौंक कर पूछा। अभी इतनी देर से आप ही रागिनी रागिनी बोल रही थी। विनय चल अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। हाँ रोहन तुम सही कह रहे हो। रोहन ये मत भूलो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप भी मत भूलिए मैम, मैं पहले विनय का दोस्त हूँ। रोहन सही कह रहा है मीनू, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और ये बर्बाद करने की धमकी किसी और को देना, वरना तुम्हारी ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। मीनू विनय को रोकती रह गई, पर विनय ना मिलने की हिदायत देकर वहाँ से चला गया। मीनू गुस्से से तिलमिला गई। केतन ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इधर केतन गुस्से में घर चला गया और अपने आप को बेडरूम में बंद करके रागिनी की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रागिनी, मैंने मीनू की बातों में आकर अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया, मुझे माफ़ कर देना रागिनी। गायत्री जी व्हील चेयर पर घर में घूमने लगी। उनकी हालत में दिन ब दिन सुधार होता जा रहा था। टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कह देती थी। विनय पीयूष से पूछता है, पीयूष एक बात बता, जब मीनू से केतन का झगड़ा हो रहा था तो तू कहाँ गायब हो गया था? मैं वहीं छुपा था, चुपचाप उनके झगड़े का वीडियो बना रहा था। क्यों? विनय ने पूछा। अरे यार, जब कोई ब्याहता लड़की 2 साल में ही अपने घर बैठ जाए तो लोग उसी पर उंगली उठाते हैं। ऐसा ही रागिनी के साथ हो रहा है। जब भी बाहर निकलती है पड़ोस की आंटी कुछ न कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे रागिनी टूट कर रह जाती है। मेरी आंटी से बात होती है, उन्होंने बताया कि रागिनी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो तू सामने आकर भी तो केतन को मीनू का सच बता सकता था। नहीं विनय, अगर मैं सामने आता तो मीनू तुरंत गेम पलट देती। वो आज के ड्रामे को मेरा झूठ बताकर केतन के सामने परोस देती। और केतन कान का इतना कच्चा है, वो मीनू की बातों पर आसानी से विश्वास कर जाता और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अभी मुझे पर्दे के पीछे ही रहना है, बस आंटी के ठीक होने का इंतज़ार है। जिस दिन वो ठीक होंगी, रागिनी की पूरी सच्चाई केतन के सामने होगी। मैंने वीडियो बनाकर नीलम आंटी को भेज दिया है ताकि वो पड़ोस वाली आंटी को दिखा दें कमी रागिनी में नहीं, उन लोगों की सोच में है जो उसके बारे में गलत सोच ले बैठे हैं। ये तूने अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अब हमारा काम खत्म। केतन को ये तो पता चल गया कि मीनू ने रागिनी को बदनाम करने के लिए कितना बड़ा गेम खेला था, पर जब आंटी से पता चलेगा रागिनी माँ बनने वाली है, तब उसे एहसास होगा कि वो जिंदगी में क्या खो बैठा है। ये मीनू भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। पीयूष बोला, ये खुराफात तो करेगी। सही बोला पीयूष, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी। कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए, वरना मॉम डैड तो मुझे हमेशा के लिए बाहर भेज देंगे। नहीं, वो तेरे पीछे नहीं, केतन के पीछे जाएगी। अब देखना ये है कि वो करती क्या है। और तू कल जाएगा मीनू के ऑफिस? नहीं, अब मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं। केतन रात देर तक जागता रहा, इस कारण सुबह देर तक सोता रहा। केतन उठो बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? केतन घड़ी देखता है, बाप रे 9 बज गए, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। केतन फटाफट तैयार होकर नीचे आता है। मौसी जी नाश्ता नहीं करूँगा, बहुत लेट हो गया। रुको केतन, गायत्री जी अटकते हुए बोली और जूस के ग्लास की ओर इशारा करते बोली, थोड़ा सा। ओके माँ, तू कह रही है तो पी लेता हूँ। केतन जूस पीने लगा तो ये देखकर गायत्री जी मुस्कुरा उठी। अब तो खुश माँ। केतन गायत्री जी के पैर छूकर ऑफिस निकल गया। रीटा गायत्री जी को चलाने की प्रैक्टिस कराने लगी। गायत्री जी अब चुप नहीं रहा कीजिए, आज से बल्कि अभी से बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप कई दिनों से बोले नहीं, बस इसी कारण आपकी जुबान उठ नहीं पा रही है। मौसी जी, आप गायत्री जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए और इन्हें बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर देखिए, ये हम लोगों को चुप कराने लगेंगी।
रीटा की बात पर सब हंस पड़े। केतन, मुझे तुमसे मिलना है, मीनू फोन करके केतन से कहती है। पर मुझे तुमसे नहीं मिलना, केतन फोन काट देता है। मीनू फिर से फोन करती है। केतन, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, या तो तुम मुझसे मिलने आओ वरना मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बताओ कहाँ मिलना है। मेरे घर आ जाओ। सॉरी, कहीं और मिल सकती हो तो मिलो, वरना फिर मिलने की बात भूल जाओ। ठीक है तो होटल में मिलो। ठीक है, वहीं मिलो जहाँ मिलते थे। केतन मीटिंग में इतना व्यस्त हो गया कि मीनू इंतजार कर रही है ये भी भूल गया। नीलम जी नरेश जी को वीडियो दिखाती है। नरेश जी, ये देखिए तो कैसे इस लड़की के कहने में केतन ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। छोड़ो नीलम, रात गई बात गई, वैसे भी अब सब बदल गया है। हाँ, इससे ये तसल्ली रहेगी कि केतन की नज़रों में मेरी बेटी निर्दोष साबित हो जाएगी। फिर केतन को उसकी गलती का एहसास होगा। जैसे आज मेरी बेटी तड़प रही है वो भी वैसे ही तड़पेगा। तब तक इस बाप के कलेजे को ठंडक मिलेगी। नरेश जी बोले। किस बात की ठंडक पापा? रागिनी ने कमरे में आते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ, पूरा हो तो दिल को ठंडक मिलेगी। हो जाएगा पापा, आप तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हो। आउच माँ, क्या हुआ बेटा? अचानक से रागिनी के मुंह से कराह निकल गई। माँ, पता नहीं पर अचानक दर्द होने लगा। अरे बाप रे, गाड़ी निकालिए नरेश जी, अभी तो 8वां महीना चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रागिनी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर बताती है रागिनी को लेबर पेन शुरू हो गया है। रागिनी और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप फ़ौरन इनके पति को बुला दीजिए, पेपर साइन करने होंगे। नर्स, इन्हें तुरंत ओटी में शिफ्ट करो। रागिनी के जाते ही, कहाँ साइन करने हैं? मैं उसका पिता हूँ। अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है। अब उसके सामने उसके पति का जिक्र मत करना प्लीज़, हाथ जोड़कर नरेश जी बोले। ओह सॉरी, आप काउंटर पर जाकर फॉर्म भर दीजिए। नरेश जी फॉर्म भरने चले गए। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में, बधाई हो, बेटा हुआ है, आप नाना बन गए हैं। सुनते ही नीलम जी खुशी के मारे रो पड़ी। आज की इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में, जहां हम देखेंगे कि क्या केतन को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या वो रागिनी से माफ़ी मांगेगा, क्या वो दोनों एक हो जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।